Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK 9 DLCS professional students. चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम फ्रेश स्टार्ट है। और याद रखिएगा इससे पहले चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है प्रॉपर तरीके से, उनके लिए चैप्टर का कुछ पार्ट बहुत इजी होने वाला है, बहुत स्पीड से करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 9 के ना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मतलब कंपटीशन एक्ट 2002 के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर यहाँ ना चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। और दूसरी बात, अगर रह गया है तो भाई उससे पहले कंप्लीट कर लो, वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो अगर मार्क्स वेटेज कही जाए लगभग 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोबेबली इस चैप्टर से रहता है, मिस मत कर देना। याद देखिएगा सारे चैप्टर का रीडिंग नहीं है कि हम रीडिंग कर लें काम हो गया, भाई क्वेश्चंस यहाँ कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 बात करने वाला है, जी हाँ आप लोग देख रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑफ स्कीम। अब जब हम बात करेंगे रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ना, फटाफट से कॉन्सेप्ट समझो, अपना बुद्धि में बैठाओ। देखो हमने देखा कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनीज अगर मर्जर या अमलगमेशन कर रही हैं, मर्जर या अमलगमेशन कर रही हैं, तो कंपनीज को, जी हाँ हम सुनेगा, कंपनीज को नोटिस देना होता है। और नोटिस सिर्फ शेयर होल्डर्स या सिर्फ क्रेडिटर्स को नहीं देना है, मतलब इनको तो देना ही है, मैंडेटरी है, लेकिन कंपनी से कहता है साथ के साथ रेगुलेटर्स को भी, जी हाँ मेरे साथ बोलिएगा, रेगुलेटर्स को भी इंटीमेट कीजिएगा। रेगुलेटर्स कौन? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट कर लो, याद कर लो भाई। ऑलराइट, CCI जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करके आए हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इसके अलावा सेक्टर रेगुलेटर्स। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। अब जब हम और डिटेल में जाएंगे हम देखेंगे, यहां जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करेंगे तो RD रीजनल डायरेक्टर, ROC ऑफिशियल लिक्विडेटर का बात होगा डिटेल में, पकड़ में आ रहा है। सो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम कॉन्सेप्ट को समझें, रटे नहीं। जो लोग रट रहा है ना उन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा है, जो रट रहा है उन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके लिए सेशन लगता है बोर हो गया हो। बोरिंग सिर्फ उनके लिए जो रट रहे हैं, प्लेन रीडिंग कर रहे हैं, लाइक लेटे हुए हैं पढ़ रहे हैं। हाँ। अरे भाई नहीं समझो, आपको पता है ना आप लोगों का आगे जाने वाले टाइम में जो जॉब है, अब समझना, आपको होशियार बच्चा बोलेगा सर फ्यूचर की कौन सोचे, तो तुम पढ़ क्यों रहे हो फिर आज? अगर तुम सोच ही नहीं सकते कि तुम्हें आगे करना क्या है तो फिर आज क्यों पढ़ रहे हो? आज तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम कल कुछ बनना चाहते हो ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोविजंस, ये कंप्लायंसेस आप ही को जाके इंश्योर कर रहे हैं। अब अभी तुम्हें अभी वो जोश नहीं है पढ़ने और समझने का चीजों को, तो करोगे क्या? सो जो लोग स्टूडेंट है ना जो सोचता है कि अरे फ्यूचर ही कौन सोचे यार, हमें तो एकेडमिक, अरे एकेडमिक इसीलिए दिया जा रहा है ताकि तुम प्रैक्टिकली अच्छा परफॉर्म कर सको। नहीं तो ऐसा भी CS है, आप लोग जानते होंगे, अगर जानते हैं तो ऐसे भी हैं जो बहुत इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छे से एकेडमिक क्लियर किया है, समझा है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। एनीवेज, ज्ञान की बातें नहीं करना चाहता हूं, तुम्हारा मर्जी, तुम्हें समझना समझो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी अप्रूवल्स ना, सो हम लोग देख रहे हैं मर्जर और अमलगमेशन के ट्रांजैक्शंस को। कंपनी से कहता है कि भाई आपको शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को तो इंटीमेट करना है अगर मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। साथ ही साथ रेगुलेटर्स को बताओ, रेगुलेटर्स का नाम बोलो मेरे साथ फटाफट से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, RBI है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, इन सबको भी इंटीमेट करो। वहीं पर कंपनीज एक्ट ने एक ऑब्लिगेशन कास्ट कर दिया, किसके ऊपर? इन रेगुलेटर्स के ऊपर, और ये कहा कि रेगुलेटर्स तुमने ना विद इन 30 डेज, कितना टाइम बोल रहे हैं? विद इन 30 डेज, बोलो मेरे साथ में, विद इन 30 डेज रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन देना होगा। एंड सर अगर हमने मान लीजिएगा कंपनी ने मर्जर अमलगमेशन में एंटर हो रहा है, उसने नोटिस दे दिया इन रेगुलेटर्स को नोटिस देने के 30 डेज में अगर इन रेगुलेटर्स ने किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो भैया इनका रिप्रेजेंटेशन का राइट सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझ के याद करनी है। इसमें क्या बोरिंग है? बात पकड़ में आया? सब समझ में आएगा तो बोरिंग नहीं होगा। आप याद कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना बात पकड़ में आया।
बोलो सर ठीक है। जब हम अब अभी हमारा आज टॉपिक में क्या रहेगा, हम लोग टारगेट करने वाले इनकम टैक्स को, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की अप्रूवल्स को और सीसीआई के अप्रूवल्स को। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, चैप्टर 9 अगर जिसने कंप्लीट नहीं किया या कोई नया स्टूडेंट जिसने ज्वाइन किया है, क्लासेस नहीं मिली है, भाई क्लासेस ले लीजिएगा, रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं सारी क्लासेस। ऑलराइट, चलिए तो बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, फटाफट आ जाओ। Companies Act 13 requires a notice of merger be sent along with the other documents as a scheme or valuation report, not only to shareholders and creditors but also to various regulators like Ministry of Corporate Affairs। मेरे साथ बोलना याद करना है भाई, बाद में नहीं अभी याद करना है। Ministry of Corporate Affairs, RBI, where the non-resident investors are involved। खास तौर से जब क्रॉस बॉर्डर मर्जर की बात करेंगे, सुनो ना, जब क्रॉस बॉर्डर मर्जर की बात करेंगे तब हम RBI का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। आई होप मैंने रिसेंटली अभी रेगुलेटरी एक्शन के अंदर बताया था आरसीडी क्लास में, आपने सुना था ना कि इंटरनेशनल एंगल जहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा वहां भाई आरबी खड़ा हो जाएगा आके। ऑलराइट, सो आरबी की अप्रूवल लगेगी अगर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स अगर इन्वॉल्व हैं, सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस अगर लिस्टेड है तो, सीसीआई एंड इसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटीज, एनी अदर इंडस्ट्री रेगुलेटर अथॉरिटीज व्हिच आर लाइक टू बी अफेक्टेड बाय द मर्जर। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो मर्जर अमलगमेशन के जो स्टैच्यूटरी, मेरे साथ बोलो, स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपनीज फुलफिल करे। जैसे मान लो जब दो कंपनीज के बीच मर्जर हो रहा है तो मर्जर होते वक्त आप समझिएगा एसेट्स का क्या होगा, एसेट्स ट्रांसफर की जाएंगी, और जब एसेट्स ट्रांसफर की जा रही हैं, ध्यान सुनना जाना, तो कैपिटल गेन का बात होगा, और अगर जब कैपिटल गेन का बात होगा तो भैया इनकम टैक्स के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑफकोर्स पढ़ा होगा यार, इनकम टैक्स 1961 का सेक्शन 45 और पढ़ा होगा। जब भैया ये बोलेगा कैपिटल गेन के बारे में, टैक्स के बारे में, तो वो अट्रैक्ट होगा। तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पर ये इनकम टैक्स अथॉरिटी देखेगा भैया ट्रांजैक्शन जो हो रहा है हम जरा चेक कर लें। सो बात पकड़ में आ रहा है कि रेगुलेटरी और स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हो, इस बात के कंप्लायंसेस इंश्योर किए जाएंगे बाय गिविंग द नोटिस टू द रेगुलेटर्स। फिर रेगुलेटर्स की अप्रूवल के बाद ही आप लोग मर्जर अमल कमीशन कर सकते हो। अब आप कल को सोचो कॉर्पोरेट में बैठे हुए हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे पूछ रहे हैं, आपका माइंड ना थोड़ा ब्रॉड लेवल पे काम करना चाहिए, आपको बहुत इमीडिएटली आपका आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको सेक्शन का प्रोविजन इमीडिएटली याद हो, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। ऑलराइट, चलिए सो देखो यहाँ पे क्या कहता है, this ensure compliance of the scheme with any or all other regulatory or statutory requirements that need to be followed by the merging entities. Companies Act 13 also prescribe 30 days time period for regulators to make the representations, failing which right would cease to exist. Of course, मतलब अगर 30 डेज में नहीं किया, क्यों किया? क्योंकि 1956 के अंदर ऐसा कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था। इससे क्या होता था, मर्जर अमलगमेशन और डिले होती थी। अब जितना डिले होगा उसके पहले पता लगा, समझो समझो समझो, ध्यान सुनना, पहले इन रेगुलेटर्स से रिप्रेजेंटेशन रिसीव करो, फिर रिप्रेजेंटेशन रिसीव करने के बाद में एनसीएलटी जाओ, फिर एनसीएलटी भाई साहब जो है वो पहले तो कम्युनिटी लॉ बोर्ड था वो कंसीडर करेगा, मतलब इट टेक्स टू मच टाइम। तो होली इकोनॉमिक हमारी रिफॉर्म, तो क्या करना है भाई, ऐसा होना जरूरी है। और कंपनीज एक्ट 2013 ने ये प्रोविजन इंसर्ट किया कि इन रेगुलेटर्स को 30 डेज के अंदर, 30 डेज में कितना, 30 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन देना होगा। नहीं देते हो तो रिप्रेजेंटेशन का राइट गया हाथ से आपके। चलिए, ये कहानी यहाँ सुनाई गई थी जो मैंने आपको सीधी सुना दी है। ऑलराइट, now the merger or amalgamation of companies will involves various issues including the regulatory approvals. These regulatory approvals to be obtained not only from the sector in which their company operating, मतलब अगर अभी इन्होंने एग्जांपल दिया से बैंक है कोई तो आरबीआई का अप्रूवल्स लगेगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी है आईआरडीए का लगेगा, टेलीकॉम कंपनी है तो इनकम टैक्स वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का अप्रूवल लगेगा। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही सिर्फ सेक्टर रेगुलेटर्स नहीं, साथ साथ में आपको उनके बट फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट्स लाइक इनकम टैक्स, सेबी, आरओसी एक्सेट्रा। अब आप ये तो लॉजिकली सब समझ गए होंगे, लिस्टेड कंपनी ऑफ कोर्स सेबी की तरफ जाना पड़ेगा आपको। अब लिस्टेड नहीं हो, ऑफ कोर्स आरओसी तो है ही, आरओसी तो है ही, इनकम टैक्स तो है ही, अब लिस्टेड नहीं तब भी ये तो है ही। क्लियर? चलिए तो देखते हैं, अब देखो आओ, रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन मर्जर और अमलगमेशन, जैसे सीसीआई कॉम्बिनेशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हुए अच्छे से, कॉम्बिनेशन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 पूरा डिटेल में भी रिसेंटली पढ़ा है, कोई भूल के मत कह देना सर हमें नहीं पता।
नहीं पता तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ क्लास चाहिए मांग लीजिएगा, इनके 9 के व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। नए स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स तो उम्मीद नहीं है मुझे। ऑलराइट, इसके अलावा इनकम टैक्स 1961 में सेक्शन 2 क्लॉज 1B एंड सेक्शन 47। इसके अलावा सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, सेबी LODR जानते जैसे, आरबीआई भी दो तरह से बात करेगा, एक प्राइवेट सेक्टर, एक क्रॉस बॉर्डर। जी हाँ, अमलगमेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डायरेक्शन 2016 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर की बात करेंगे, रेगुलेशन 2018। ठीक है, सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ये सिर्फ ऐसे रीडिंग कर रहा हूँ, सब बताऊंगा डिटेल में। आरबीआई एंड ROC RD एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्लियर है। अभी जनरली एक ओवरव्यू मिल गया हमको कि हाँ ये रेगुलेटर्स हैं जहां से हमको कुछ जाना पड़ सकता है, क्लियर। अब एक बात समझना, इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, सीसीआई की तरफ कब जाओगे, जब सेक्शन 5 अट्रैक्ट हो रहा होगा। सेक्शन 5 क्या है, कंपटीशन एक्ट का थ्रेशोल्ड बताता है, टर्नओवर एंड एसेट्स की थ्रेशोल्ड बताता है। और अभी रिसेंटली सीखी थी हमने कि भाई अगर वो थ्रेशोल्ड मतलब अगर लगता है जी कॉम्बिनेशन हो रहा है और कॉम्बिनेशन होने के बाद में अगर टर्नओवर या एसेट्स एक थ्रेशोल्ड को टच कर जाता है, उसके बियॉन्ड चला जाता है, तो सीसीआई की अप्रूवल मैंडेटरी है। बात पकड़ में आ रहा है। अब ये बात कब लगेगी, जब सेक्शन 5 अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इसलिए यहां पे बात समझा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आओ देखो, रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम सीसीआई, इनकम टैक्स अथॉरिटी, एंड सेबी। अब ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, अभी रिसेंट क्लासेस हैं, ये भी नहीं कि बहुत टाइम पहले बताया हो, अभी रिसेंट पढ़ा रहा है। अप्रूवल अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कॉम्बिनेशन सेक्शन 5 की बात करें, हमने पहले भी समझ लिया है कि अगर थ्रेशोल्ड टच करता है, देखो आओ, कॉम्पिटिशन 2002 इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन दैट रेगुलेट्स द कॉम्बिनेशन, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर इन इंडिया। सेक्शन 5 and 6 of the Competition Act, which deals with the regulation of the combination, have been forced since 1st June 2011. Prior to this date, there was no statutory obligation to notify any antitrust board authority before completing the merger and amalgamation. जी हाँ, हम जानते हैं अच्छे से कि इससे पहले स्पेसिफिक कोई ऐसा नोटिफिकेशन का प्रोसीजर नहीं हुआ करता था कि आपको सीसीआई को नोटिस देना पड़े, मैंडेटरी हो। बट 1 जून 2011 से सेक्शन 5 and 6 के इंट्रोडक्शन के बाद से ना ये मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई आपको सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड टच होती है। Now, Section 5 prescribes jurisdictional threshold limits based on assets and turnover combining companies for transactions that must be notified to CCI prior to implementation of merger and amalgamation. इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं तो अभी रिसेंट क्लासेस पढ़ाई है, नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर पढ़ाना जरूरी है जी आपको। मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया हुआ है भाई, यहाँ नहीं बताऊंगा वापस। मैंडेटरी और वॉलेंट्री, अब समझो मैंडेटरी और वॉलेंट्री कब है, मैंडेटरी मतलब सेक्शन 5 अट्रैक्ट हो गया, अब याद होगा, देखो उम्मीद कर रहा हूं तुमसे, सेक्शन 5 अट्रैक्ट हो गया, थ्रेशोल्ड टच हो गई, मैंडेटरी है, मूड में नहीं है। एंड वॉलेंट्री का मतलब यहाँ पे किस सेंस है कि भाई आप इंटीमेट कर सकते हैं, समझो देखो, इफ जुडिशियल थ्रेशोल्ड्स आर मेट एंड एग्जम्पशंस आर अनअवेलेबल, मतलब सर आपका सेक्शन 5 अट्रैक्ट हो गया ऑफ कोर्स, और एग्जम्पशंस आपको मिली नहीं है। जैसे एग्जम्पशंस कैसे, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है एंड गैस सेक्टर्स है, इनको तो एग्जम्पशन दिया हुआ है, बात पकड़ में आ रहा है। या स्केड्यूल 1 ऑफ कॉम्बिनेशन रेगुलेशन 2011 के स्केड्यूल 1 में जो ट्रांजेक्शंस हैं, जो मैंने तुमको एनआरके 9 के व्हाट्सएप पे ऑलरेडी प्रोवाइड की थी स्लाइड्स, उम्मीद कर रहा हूं याद होंगे, नहीं है फिर मांग लेना भाई, दे देंगे, आपकी सेपरेट भेज देंगे अलग से, और वो एग्जाम्प्ट है, बात पकड़ मारा, कॉम्बिनेशन तो है बट एग्जाम्प्ट है, क्लियर हो रहा है। तो आप कह रहे हैं क्या, मैंडेटरी कब हो गया, थ्रेशोल्ड टच हो गया, और अनअवेलेबल है क्या, अजम्पशन। इट इज मैंडेटरी टू नोटिफाई द सीसीआई of combination. Approval CCI is must. CCI will consider whether the proposed combination having appreciable adverse effect on, of course जानते हैं यार, regulatory authority for notifying the combination. CCI is the statutory authority responsible for reviewing the combination and assessing the whether or not they cause or is likely to cause appreciable adverse effect on combination within the relevant market in India. Definition में याद रखना है, with the relevant market in India, with the relevant market in India, और केस लो आ जाए तो उसमें भी ध्यान रखना, ठीक है। CCI approval is required for combination with the parties involved in exceeds of course threshold limit section 5 के अकॉर्डिंग है। ट्रिगरिंग इवेंट्स की बात करें, अब यहाँ पे दो तरह का ट्रांजैक्शन होने वाला है, एक्विजिशन होने वाला है या मर्जर और अमलगमेशन होने वाला है अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड। अगर हम बात करते हैं, देखो एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ CCI, लेकिन कब, जब सेक्शन 5 अट्रैक्ट हो रहा होगा, सेक्शन 5 अट्रैक्ट हो रहा होगा,
जैसे एक्विजिशन ऑफ शेयर, वोटिंग राइट्स, एसेट्स और कंट्रोल वन और मोर एंटरप्राइजेस या मर्जर और अमलगमेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं, बट प्रोवाइडेड ये इवेंट्स कब होंगे, जब ये सेक्शन 5 की थ्रेशोल्ड को टच कर रहे होंगे। ठीक है, सेक्शन 5 की थ्रेशोल्ड टच करेंगे। एक्विजिशन तो हो रहा है बट सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड टच नहीं हो रहा है, मतलब असेट्स और टर्नओवर नहीं अचीव हो रहा है जितना होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मैंडेटरी अप्रूवल। क्या हो रहा है, तो एक्विजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, शेयर्स क्या किए जा रहे हैं, वोटिंग राइट्स एक्वायर की जा रही है, एसेट्स एक्वायर होती है, कंट्रोल वन और मोर एंटरप्राइजेस या मर्जर और अमलगमेशन that meets the threshold constitutes a combination and must be notified to the CCI and the approval CCI is required before the transaction can be completed। ये हमको याद है भैया, अभी पूरा क्लास किया हुआ है, बार बार उनके लिए कहना पड़ रहा है मेरे को जो उठ के अभी आ रहे हैं। अच्छा क्लास हो गया, अरे भाई चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। टाइप्स ऑफ नोटेबल ट्रांजैक्शन, सेक्शन 5 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2 तीन तरह का ट्रांजैक्शन ही है यार, ये भी रीड किया हुआ हमने, देखो हाईलाइट किया हुआ ग्रीन वाला, पहले इसको रीड करो जो ग्रीन पैलेट है। एक्विजिशन बाय वन और मोर पर्संस, पहले इतना याद करना, ठीक है। फिर एक्विजिशन बाय अ पर्सन ऑफ कंट्रोल ओवर एंटरप्राइज, एक्विजिशन बाय वन और मोर पर्सन डेफिनेशन कर रहा है। ये ट्रांजैक्शंस को हम बोल रहे हैं नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं। अगर एक्विजिशन हो रही है बाय वन और मोर पर्सन, बाय वन और मोर पर्संस, या एक्विजिशन बाय अ पर्सन, अभी डेफिनेशन क्लियर करूंगा, या मर्जर और अमलगमेशन, तीन ट्रांजैक्शन का टाइटल समझ में आ रहा है। टाइटल क्या है, एक्विजिशन बाय वन और मोर पर्सन, एक्विजिशन बाय अ पर्सन और मर्जर और अमलगमेशन। ठीक है, अब देखना फर्स्ट वाला याद करने का तरीका बता रहे हैं। एक्विजिशन बाय वन और मोर पर्सन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स ऑफ वन और मोर एंटरप्राइज विद पार्टीज और अ ग्रुप। दोनों हमको याद होगा, या तो पार्टीज या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, टू विच द टारगेट विल बिलोंग पोस्ट एक्विजिशन मीट द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड टर्नओवर, एसेट्स या फिर टर्नओवर। क्या है, ग्रुप के बाय वन और मोर पर्सन और एंटरप्राइजेस। फिर कह रहा है बाय वन और मोर कंट्रोल ओवर एन एंटरप्राइज। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हमने डेफिनेशन में पर्सन कवर किए, यहाँ कह रहा है कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर द एंटरप्राइज विद अ पर्सन कंसर्न ऑलरेडी हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस में हम एक्विजिशन कर रहे हैं, सेकंड केस में क्या एक्विजिशन कर रहे हैं, जिसमें हम एक्विजिशन कर रहे हैं उसमें हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलरेडी स्टेक है। कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज विच इट कॉम्पीट, और एक और मजे की बात क्या है, जिसके साथ कॉम्पीट कर रहा है उसी में ही। जैसे मानो, ध्यान सुनो, आपने सुना था ना टाटा का एंड जगुआर, तो जगुआर भी कार मैन्युफैक्चरिंग और टाटा का भी एक प्रोडक्ट बिजनेस जो है कार मैन्युफैक्चरिंग का। जब ये इसको एक्वायर कर रहा है, टाटा जब जगुआर को एक्वायर कर रहा है तो क्या हो गया, कॉम्पीट। बोला ठीक है सर, क्या टाटा का इसमें ऑलरेडी स्टेक है, ये चेक करेंगे, आंसर इज यस। क्या फर्दर वो इसके अंदर एक्वायर कर रहा है, आंसर इज यस। बोला एक्विजिशन की डेफिनेशन में जाएगा प्रोवाइडेड, अब चेक करेंगे क्या, टर्नओवर या एसेट साइज आफ्टर द कॉम्बिनेशन। याद आ रहा है, तो से बोल रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन वर्ड यूज कर रहे हैं। Here, with the parties or group to which target will belong post acquisition meet the specific assets or turnover। वहीं आता है मर्जर के बारे में बोलेंगे, मर्जर अमलगमेशन where the enterprise remaining का मतलब समझ रहे हैं ना, कंपनी ए और कंपनी बी आपस में मिल गया और कंपनी ए रह गया, कंपनी बी अबॉलिश खत्म हो गया, तो कंपनी ए जो बन रहा है सामने आ रहा है वो, या आपने कोई नया कंपनी क्रिएट किया, एंटरप्राइज क्रिएटेड, और द ग्रुप टू विच द एंटरप्राइज विल बिलोंग, या लास्टली क्या देखेंगे जहां पर एंटरप्राइज जिससे बिलोंग कर रहा है, आफ्टर द मर्जर अमलगमेशन मीट द स्पेसिफाइड टर्नओवर और थ्रेशोल्ड। जैसे कंपनी ए और कंपनी बी आपस में क्या हो गया, कंपनी ए ने कंपनी बी को एब्जॉर्ब कर लिया, कंपनी ए बचा और बी खत्म, तो कंपनी ए क्या हो गया, रिमेनिंग कंपनी। या तो इसका टर्नओवर और या इसका एसेट चेक करो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 है क्या थ्रेशोल्ड टच कर रहा है, या फिर कंपनी ए और कंपनी बी आपस में मिलकर नया कंपनी क्रिएट कर लिया, कंपनी सी, अब इसका एसेट या टर्नओवर चेक करो, या फिर ये ए बी ग्रुप से बिलोंग करता है, ए बी ग्रुप से बिलोंग करता है, तब इसका एसेट्स और टर्नओवर चेक करना है।
तो 3 नोटिफाइबल ट्रांजैक्शंस हैं। बात पकड़ में आ रहा है? ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा हो सकता है? या तो एक्विजिशन ऑफ शेयर वोटिंग राइट्स, कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइजेस, क्लियर हो रहा है? एंटरप्राइज और एंटरप्राइजेस, या जिस एक्विजिशन आप कर रहे हैं उसमें पहले से ही आपका कंट्रोल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर मर्जर अमलगमेशन है। इन तीनों ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है कि एसेट्स और टर्नओवर जो है वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग टच हो रहा है। क्लियर? फिर हमें समझे टाइम पीरियड फॉर सीसीआई अप्रूवल। ऑफ कोर्स हम लोग को रट्टा मारा हुआ अच्छे से 210 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है किसी पास सीसीआई के पास। मतलब 210 डेज के अंदर अगर सीसीआई ने नहीं किया अप्रूवल तो उसे डीम्ड अप्रूवल माना जाता है। ये रटा हुआ है, अच्छे से देखा हुआ है हमने। सेक्शन 6 याद होगा मेरे बच्चों लोगों को, हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी सेक्शन 6 के अंदर। ये चलिए, ये सिर्फ रीड करना, सब रीड मतलब अभी रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। फिर यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने कैटेगरी पढ़ी थी किन किन के लिए। अगर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फटाफट याद करो भाई। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, बैंक्स हैं, तो ये एग्जाम्प्टेड है। मतलब ये लोग अगर किसी लोन एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जी हाँ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट या लोन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्विजिशन या सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनका नेचर कॉम्बिनेशन का है, लेकिन ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन इनको क्या करता है? नोटिफाई करना होता है। नोटिफाई टू सीसीआई विद इन 7 days। बात पकड़ में आ रहा है? These categories are exempted। अब वो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जिन्होंने पढ़ा है मेरे से अभी रिसेंट क्लास, उनको तो समझ में आ गया है बात, इसलिए बता रहा हूँ फटाफट रिवाइज हो जाए। डिटेल में समझना है तो पुराना वाला क्लास में जाओ। चलो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस हैं, इसे हम फटाफट देख लेते हैं। रेगुलेशन 5 सेक्शन 9 देखो, आओ सीखो। CCI procedure in regard to the transactions of business relating to combination। जैसे रेगुलेशन 5 सेक्शन 9 क्या कहता है? वेयर, ध्यान से सुनना, एसेट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू एन एंटरप्राइज। पहले बीच वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सुनना। Where the assets are being transferred to enterprise for the purpose of such enterprise entering into an agreement relating to an acquisition or merger or amalgamation with another person or enterprise for the purpose of section 5। मतलब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर मान लीजिएगा कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए की एसेट्स ट्रांसफर की जा रही हैं टू कंपनी बी को ट्रांसफर की जा रही है। ध्यान सुनना, कंपनी बी को ट्रांसफर की जा रही है, तो हम जब टर्नओवर या एसेट्स कैलकुलेट करेंगे किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 5। तो भाई हम ना जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है वो भी, जो भी एंटरप्राइज ट्रांसफर कर रही है उसकी भी एसेट्स, प्लस जिसको की जा रही है उसकी एसेट्स भी, दोनों को काउंट किया जाएगा। मतलब ए प्लस बी, कंपनी ए और कंपनी बी की दोनों की मिलाकर हम एसेट्स और टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 5, मतलब थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए। आओ, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज whose assets are being transferred shall also be attributed to the value of assets and turnover of the enterprise to which the assets are being transferred। attributed मतलब also attributed मतलब उसे भी कंसीडर किया जाएगा। जब ऐसे कैसे पता लगेगा सर कि कितना टर्नओवर हुआ? टर्नओवर निकालने का मतलब जो ट्रांसफर कर रही है एंटिटी वो भी, और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो एंटिटी, दोनों का एसेट्स और टर्नओवर। हाँ, एक बात याद रखना, जो बिजनेस की एसेट्स ट्रांसफर किया उसी बिजनेस की एसेट्स और टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ऑलराइट। फिर आता है रेगुलेशन 9 सब रेगुलेशन 3। ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, ध्यान सुनना केस लॉस के लिए। In case of a merger or amalgamation, parties or combination shall jointly file a notice form 1 or form 2। अब form 1 और form 2, form 1 मेरे बच्चों को याद होगा। form 1 का मतलब यहाँ पर क्या है? form 1 कब देते हैं हम लोग? जल्दी से याद कर लो एक बार आप इसे। मर्जर है, अमलगमेशन है या एक्विजिशन है? सर कैसी राइटिंग लिख रहे हो? अरे भाई याद करवा रहा हूं यार। फॉर्म 1 में मर्जर, अमलगमेशन या एक्विजिशन है, तो आपको फॉर्म 1 लगाना होता है। और कह रहा है फॉर्म 2। फॉर्म 2 में आपको याद होगा कि अगर कॉम्बिनेशन करने के बाद में दो एंटिटीज का कंबाइंड, मतलब ऐसे समझो पार्टीज टू कॉम्बिनेशन
अगर इनका मार्केट शेयर समझ में आ रहा है ना, मैंने बहुत से बताया था, अभी बताता हूँ मार्केट शेयर का मतलब। जैसे वोडाफोन और आइडिया आपस में मिलने के बाद में 42% अराउंड इनका कस्टमर बेस है, मतलब टेलीफोन, मतलब अगर हम माने जो टेली कम्युनिकेशन के अंदर 42% कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया का मर्ज होने के बाद आया, ठीक है, दोनों का आपस में। तो अगर मार्केट शेयर मतलब पार्टी से कॉम्बिनेशन बाद में मार्केट शेयर हॉरिजॉन्टली मोर देन 15% हो जाता है, या वर्टिकली क्या हो जाता है, मोर देन 25%, 15% और मोर, सॉरी 15% और मोर, 15% और मोर या 25% और मोर होता है तो फॉर्म 2 फाइल करना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, जी हाँ, सेक्शन 5 में वो अचीव भी कर रहा है, सेक्शन 5 में थ्रेशोल्ड टच हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म 1 भी लगाएंगे, प्लस मार्केट शेयर भी उसका बढ़ गया है 15% ज्यादा हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे तो, ठीक है, या वर्टिकली अगर हो रहा है इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रहा है मोर देन 25% मोर हो रहा है, तो फॉर्म 2 भी लगाएंगे हम साथ में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट सर, as the case may be, duly signed by the person specified in the regulation in section 11 of the CCI, regulation 11 of CCI। वहीं पे कहता है अगर ये कंपनी हुआ, मतलब ये जो हो रहा है मर्जर अमलगमेशन कॉम्बिनेशन एक्विजिशन, अगर ये कंपनी हुआ तो फॉर्म 1 और 2 एज ऑल्सो बी साइंड बाय द पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द कंपनी। जैसे कंपनी के बोर्ड ने, जिससे पर्टिकुलर बोर्ड को अगर ऑथराइज किया होगा या सेक्रेटरी को ऑथराइज किया होगा, वो भी साइन करेगा, जिस डायरेक्टर को या फिर सेक्रेटरी को ऑथराइज किया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 1 पैरा 9 कहता है अ मर्जर और अमलगमेशन ऑफ टू एंटरप्राइजेस वेयर वन ऑफ द एंटरप्राइज हैज मोर देन 50% शेयर्स वोटिंग राइट्स ऑफ अदर प्राइज, दूसरे में किया हुआ है, और मर्जर अमलगमेशन ऑफ द एंटरप्राइज इन विच मोर देन 50% शेयर राइट्स वोटिंग राइट्स इन अदर एंटरप्राइज आर हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस विद द सेम ग्रुप, तब भी भाई ये इंटीमेशन देनी है, जी हाँ, मतलब लगेगा मैंडेटरी यहाँ पे भी। देखो शेड्यूल 1 है ना ऑफ कॉम्बिनेशन रेगुलेशन 2011, उसमें शेड्यूल 1 में ना ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट किए हुए हैं, उसमें यहाँ पे इस बात के लिए बता दूं, अगर ये 50% से कम होता ना, 50% इससे कम होता तो नहीं, कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन तो हो रहा है बट आपको इंटीमेशन देने का जरूरत नहीं है, एग्जम्प्टेड ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल 1 ऑफ कॉम्बिनेशन रेगुलेशन 2011 में। सर आपने तो हमको बताया नहीं, अरे इसी का तो बता रहे हैं बार बार की व्हाट्सएप पे नाके 9 के चैप्टर 9 पढ़ाते वक्त अभी रिसेंट क्लासेस में तुमको दिया है, किसी को फिर बता दूं नहीं मिला है ले लेना, ठीक है। All right, sir. Schedule 2, para 6.4, furnish copies of approval of the proposal relating to the merger or amalgamation by the board of directors of the enterprise concerned. Section 6, Section 2, Clause A, मतलब आप जानते हैं हमने Section 2, Section 6, Section 2, Clause A हमने पढ़ा था। Clause A में अगर मर्जर अमलगमेशन की अप्रूवल बाय द बोर्ड हो गई है तो उसकी आपको नोटिस भेजना पड़ता है CCI को 30 डेज के अंदर, ठीक है। ऐसी कोई एग्रीमेंट ऑफ एक्विजिशन अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो उसका इंटीमेशन देना पड़ता है, वो बताया गया है। Form 1, registration number, of course, to be assigned by the CCI, information required to be filed by the notifying party, registration allowed होगा। Form 2, filing the notice of the CCI under section 6 section 2, और Form 2 वाला भी याद आ रहा होगा, एक्विजिशन मर्जर के लिए बताते हैं। Form 3 कब कौन करेगा फाइल, Form 3 फाइल करेगा बैंक लोग, पब्लिक फाइनेंस इशूइंग करेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट करेगा, याद रहेगा, ये लोग फाइल करेंगे जिन्हें 7 डेज में बताना होता है। सिंपल सा खेल था, बताओ क्या झंझट है इसमें, क्लियर एकदम। चलो ये उनके लिए इजी था सेशन जिन बच्चों ने सिंसियरली अपनी क्लास अभी अटेंड करी है। बार बार कहना पड़ रहा है भाई, और इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि गलती से ना 2-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं दूसरों के लिए। कैसे, अभी वो लोग ऐसा क्वेश्चन क्वेरी बीच में डाल देते हैं उन लोगों के लिए जो बच्चा बेचारा रेगुलर पढ़ रहा है, और वो उसके लिए वापस पीछे नहीं जा सकता। मैं जो सिंसियर स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ रहा है उसके लिए जा सकते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, तुम नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, अब अटेंड कर लो, पहले वाला क्लास अब देख लो, क्लियर। आइए फटाफट देखते हैं, इनकम टैक्स अप्रूवल की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार ये भी।
वैसे क्योंकि चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा ना तो उसमें डिटेल में जाऊंगा इनकम टैक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टॉपिक है पार्ट का तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। अप्रूवल एंड इनकम टैक्स की अगर बात करें अब बस देखो यार, यहाँ ट्रांजैक्शंस बता रहा है क्या, देयर इनकम टैक्स एक्ट 1961 contemplates and recognize the following types of merger or acquisition activities: merger, amalgamation, demerger, spin off, slump sale, asset sale, transfer of assets और शेयर ट्रांसफर। अभी याद होगा चैप्टर फर्स्ट सेकंड के अंदर डिटेल में डिस्कस किए हुए सब चीजें, फर्स्ट में डिटेल में बताया पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे है ना मजे की बात है, कहता है कि मर्जर है ना, मर्जर बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन क्या किया हुआ है, उसने डिफाइन किया हुआ है टर्म अमलगमेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 1B ऑफ एक्ट। ऑलराइट, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज में यहां आओ, बस एक बात याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना ये क्लास सेपरेट चलेगा। चैप्टर 8 अगेन आई एम टेलिंग यू, वहां पर इनकम टैक्स की डिटेल में जाऊंगा पूरा, यहां तो सिर्फ पार्ट फटाफट बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यार हाईलाइट करवा रहा हूं। एनसीएलटी कहता है भाई इनकम टैक्स अथॉरिटीज की अप्रूवल नहीं ली अभी तक तो फिर शक्ल मत दिखाओ, जल्दी जाके अप्रूवल लेकर आओ तभी होगा काम। देखो, एवरी स्कीम इन्वॉल्विंग रीस्ट्रक्चरिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर, नो ऑब्जेक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिफोर अ स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी। No objection is required. No objection is required from income tax department before a scheme is required approved by the NCLT. Clear एकदम? अब मीनिंग ऑफ अमलगमेशन यहाँ पे बहुत सिंपल सा डिफाइन किया हुआ है। देखो क्या कि जो भी प्रॉपर्टीज है, लायबिलिटीज है, शेयर होल्डिंग्स है, ध्यान सुनना क्या होगा, हम जो बातें समझते हैं अच्छे से। कंपनी ए एंड बी, कंपनी ए एंड बी, ये कंपनी अमलगमेट हो रहा है, ठीक है, अमलगमेट हो रहा है मतलब कंपनी बी के साथ, और ये कंपनी क्या कहलाएगा फिर, अमलगमेटेड। बात समझना, कंपनी ए अमलगमेटिंग कंपनी है क्योंकि वो मिल रहा है किससे के, बी से। जिस कंपनी को क्रिएशन हुआ है रिजल्टेंट कंपनी बोलते हैं, या जो नया कंपनी क्रिएट हो रहा है उसे बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी। तो ऐसे समझो जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, लायबिलिटीज हैं या शेयर होल्डिंग्स हम देख करेंगे, वो आफ्टर द अमलगमेशन किसका बन जाएगा, नया कंपनी का। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, जो कंपनी आज ए है वो बी की होने वाली है, तो आज जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अमलगमेटिंग कंपनी की बिकम्स अ प्रॉपर्टीज ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। फिर तोहफा जो मिल गया प्रॉपर्टीज का, तो फिर लायबिलिटीज भी, लायबिलिटी बिकम्स द ऑल अमलगमेटेड कंपनीज प्लस शेयर होल्डर not less than 3/4 in value, not less than 3/4 in value becomes the shareholder of amalgamated company। ये बातें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंसीडर की जाएंगी, उसे हम अमलगमेशन ट्रीट कर रहे हैं। बोला सर ठीक है, आगे सुनना इंपॉर्टेंट बात, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 3/4 इन वैल्यू, तो अगर कोई भी पहले से शेयर्स एज ए नॉमिनी या सब्सिडरी का फॉर्म में पहले से कर ले रखा था किसने, अमलगमेटिंग कंपनी ने, मतलब हमारी इस कंपनी के एग्जांपल कौन है, ए, तो उसे काउंट 3/4 इन वैल्यू में नहीं करेंगे, यह बात याद रखिएगा। अच्छा, सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि भाई अगर जब यहां पर एसेट्स ट्रांसफर की जा रही है तो भाई कैपिटल गेन नेम की चीज होती है, उसको भी यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा। अब देखो यही बात छोटी छोटी से समझानी थी। सो यहाँ पर ये पैराग्राफ में सिर्फ इसी बात को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं हैं, ये तीनों बातें नहीं हैं, तो उसे हम एज ए एक्विजिशन ट्रीट कर रहे हैं। देखो अगर तीनों बात जो मैंने बताई, प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज और शेयर होल्डिंग, ठीक है, नहीं है, अदरवाइज देन एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी pursuant to the purchase of property by other company as a result of distribution of property to the other company after winding of the first mentioned company, so it will be treated as acquisition if these three conditions are not fulfilled, in that case it will be treated as acquisition। वही सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है, लेवी टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। सेक्शन 2 सेक्शन क्लॉज 47 Act defines the term transfer in relation to the capital assets. If merger or any kind of restructuring results in a transfer of capital assets by resident or a capital
assets that is situated in India to non-resident, it would lead to a taxable event. अभी important highlight कर रहा हूँ इस बात को. By a resident, capital assets by a resident in India to non-resident, it would lead to taxable event. अब ऐसे केस लॉ में क्वेश्चन आते हैं, बात पकड़ में आ रहा है. सेक्शन 45 के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ सकता है, इसलिए छोटा छोटा पॉइंट मैं मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं ताकि याद रहे. ठीक है, वहीं पर देखो सेक्शन 47 ने कुछ एग्जम्पशंस भी बोली हैं. दे आर सेट आउट सर्टेन ट्रांसफर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45. नाउ एसेट्स ट्रांसफर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स ऑफ. अब देखो इसके बारे में ना इसलिए कह रहा हूँ, चैप्टर 8 में जाऊंगा ना तो डिटेल में बताऊंगा वहां पर. क्लियर? अभी का सेशन आज का इतना ही रखा हुआ है ताकि आप लोगों का आगे का दूसरा क्लास जो है CD का वो भी कंटिन्यू हो जाए और आज का टेस्ट भी मिस ना हो. ऑलराइट, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. कोई डाउट है, क्वेरी है, इना कहने के व्हाट्सएप पूछेगा. जल्दी मिलते हैं. गुड बाय, चेक योर